हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेलो अल्केन्स का नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड है, जिसमें हमको प्रिपरेशन का अगला मेथड पढ़ना है, जिसमें है सेंड मेयर रिएक्शन। तो व्हाट इज सेंड मेयर रिएक्शन? देखो, सेंड मेयर रिएक्शन हम बनाते हैं, यहाँ पे आपका हेलो अल्केन बनेगा। जैसे मान लो इसको हम किसी साल्ट से रिएक्ट करा दें, जैसे CuCl से रिएक्ट करा दें, इस बेंजीन पे यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, मतलब हेलोजन लगा हुआ है यहाँ बेंजीन पे। दिस इज कॉल्ड हेलो एरीन्स, मतलब एरोमेटिक बेंजीन, एरोमेटिक आपका हैलाइड बन रहा है। कैसे बनता है? तो सेंड मेयर रिएक्शन है क्या, ऐसे हम लोग इसको चल के अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। जब अमीन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसे डिटेल्स में पढ़ना है। ऐसे अल्कोहल में भी आएगा, डाइजोटाइजेशन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पे फिनॉल बनता है, वहाँ भी देखेंगे। तो कहता है कि जब हम प्राइमरी एमीन को इस सेंड मेयर रिएक्शन से ले जाते हैं तो सेंड मेयर में होता क्या है? सेंड मेयर में आपका होता है डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन के लिए कैटलिस्ट देखो, पहले यहाँ पे देखो NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जैसे ट्रीट कराओगे यहाँ से NaCl निकल गया, क्या बना? HNO2। आगे चल के इसका जब मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे NO प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनता है और वो अटैक करेगा इस एनिलीन पे। ये एनिलीन क्या है? और देखो नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन लगा है और एक तरफ यहाँ पे कार्बन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। तो यही यहाँ पे है कि प्राइमरी एरोमेटिक, यहाँ पे गलत लिखा गया, एरोमेटिक अमीन किसमें जाता है? सेंड मेयर रिएक्शन में। प्रोसेस क्या है? डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन का क्या बोलो? रिएजेंट NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बना आपका? HNO2। इलेक्ट्रोफाइल कौन बना? NO प्लस। वो जब इस एनिलीन पे एक्ट करेगा तो आपका बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। ये क्या है समझिएगा। तो वो डाइजो ग्रुप किसको कहते हैं? एजो ग्रुप किसको कहते हैं? तो एजो ग्रुप याद रखना कि NN डबल बॉन्ड जो होता है ये मेरा एजो ग्रुप होता है। जैसे जितना भी कलर जो डाई पढ़ते हैं हम लोग, डाई वगैरह का जो नाम जानते हो, ये इसमें यही एजो ग्रुप रहता है। तो गौर से देखो तो यहाँ NN बॉन्ड है, दिस इज डाइजो साल्ट। इसमें क्या लगा है? बेंजीन। तो बेंजीन डाई एजो, इतना हो गया। अब गौर से देखो साल्ट है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज भी होगा। तो N चूंकि यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हुए थे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोरीन आ गया निगेटिव चार्ज लेकर के, तो क्या बन गया? क्लोराइड साल्ट। तो यही है मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। तो अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको आपको बार बार इसको आपको बनाना होगा। तो चलो फिर से बोलो, एनिलीन्स को हम रिएक्ट कराए किससे? NaNO2 और HCl, टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। क्या बना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। बनाना सीखो। एक तो पहले बेंजीन बनाओ, तब आराम से हड़बड़ाइए नहीं, एक बार पढ़ते समय दो। अब जब यहाँ पे आपका ये बेंजीन बन गया, हमने कहा ये एजो ग्रुप है तो नाइट्रोजन लगा दो, पहले तो डबल बॉन्ड। एक्चुअल में होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ एक और बॉन्ड बना लेता है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। इसके साथ चूंकि साल्ट बन रहा है तो एक माइनस वाला आ गया क्लोराइड, तो ये बन गया मेरा बेंजीन, ये वाला ग्रुप डाइजोनियम, और ये चूंकि एक निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया? क्लोराइड साल्ट। एक दो बार बनाइएगा, ये याद हो जाएगा। तो शायद ये एक चीज क्लियर हो गया होगा। एनिलीन का क्या करा है? डाइजोटाइजेशन। क्या बन गया मेरा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब गौर से देखो, जब मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट बनके तैयार है, ये मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट, ठीक है। यहां से देखो होगा क्या। यहां से अगर हम ये N पे कैसा चार्ज है? प्लस, तो ये क्या करता है? यहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ करके ये निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो गौर से सुनना, ये N पे ये न्यूट्रल हो जाएगा और NN न्यूट्रल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है मेरा? नाइट्रोजन गैस। ये क्या है मेरा? नाइट्रोजन गैस। और ये अपना Cl निकलेगा मीडियम में किसी से रिएक्ट करके ना हट जाएगा, वो तो साल्ट का हिस्सा है। तो गौर से देखो, इसको जब हम Cu2Cl2 से रिएक्ट कराए तो यहां पर से एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल आता है Cl माइनस। कौन आया? Cl माइनस। ये इस N2 को हटा के यहाँ जुड़ गया, मेरा बन गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ से कौन आएगा? Br माइनस। तो यहाँ पे N2 को हटा के जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना, दिस इज नोन एज सेंड मेयर रिएक्शन। दिस इज नोन एज सेंड मेयर रिएक्शन। अब सुनो,
Ki से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे आपका I माइनस मिलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये बनेगा आपका आइडोबेंजीन। HBF4 से रिएक्ट करोगे, HBF4 से रिएक्ट करोगे तो यहाँ से एक्चुअल में ये H और ये Cl अलग हो गया, N2 अलग होगा, यहाँ से आपका मिलेगा F माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से बनेगा फ्लोरोबेंजीन। तो गौर से देखना, Ki और HBF4 से रिएक्ट कराए तो दीज आर नॉट सेंड मेयर रिएक्शन, ये सेंड मेयर रिएक्शन नहीं है। सेंड मेयर रिएक्शन कौन है तो सुनना, कोई भी मेटालिक साल्ट, गौर से सुनोगे, कोई भी मेटालिक साल्ट, खासकर किसका, कॉपर का, मेटालिक साल्ट को HCl के प्रेजेंस में, मेटालिक साल्ट को जब HCl के प्रेजेंस में आप डालोगे तो यहां से जो हैलोजन ट्रांसफर होकर के आता है जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये मेरा कहलाता है सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, ये चूंकि आइडोबेंजीन बनाना था, फ्लोरोबेंजीन बनाना था, ये हमने आपको बता दिया, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। अब आ जाओ यहाँ पे गौर से, यहाँ पे क्या था, मेटालिक साल्ट, यहाँ पे कौन था, मेटालिक साल्ट, और यहाँ पे देखो केवल मेटल है, यहाँ पे केवल मेटल है, और उसको HCl के प्रेजेंस में रख दिए तो क्या हुआ, यहाँ भी क्लोरीन लगा, दिस इज नोन एज गैटरमैन रिएक्शन। याद कैसे होगा, ऐसे याद रखना, मेटालिक साल्ट के साथ, फिर सुनोगे, मेटालिक साल्ट के साथ जब मेरा हेलोएरिन्स बना, मतलब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना, इसमें सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, और केवल जब मेटल दिए उसके साथ जब मेरा आपका हेलोएरिन्स बना तो दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। याद कैसे रहेगा, तो सिंपल सा ट्रिक बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बट मेरा जो तरीका हम हमेशा कहते हैं वैसा तरीका अपनाओ जिसमें ज्यादा टेंशन ना हो, ब्रेन पे थोड़ा सा स्ट्रेस कम पड़े और याद हो जाए। ऐसे देखो, जैसे सैंड मतलब क्या होता है, बालू। ठीक है, बालू पानी में बह रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो जाके गटर में गिर गया तो क्या होगा, वो अगर मान लो को पत्थर था तो थोड़ा सा टूट जाएगा। तो ऐसे सोचो, मेटालिक साल्ट था सैंड के फॉर्म में, यानी कि अभी वो जुड़ा हुआ, गटर में गया टूट गया, तो मेटालिक साल्ट में से केवल कौन बचा, मेटल। एकदम ऐसे ही याद रखो, केवल मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl, गटरमैन रिएक्शन, मेटालिक साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, सैंड मेयर रिएक्शन। याद करने का बहुत सारा तरीका है, तो ये मेरा अपना तरीका है बाबू, अगर इसको फॉलो करोगे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब आते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी में आपको बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। यहाँ देखो, RX है मेरा अल्काइल हैलाइड, X यहाँ पे कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, उसको NaI या KI के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन, मतलब अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराओ सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये मेरा मीडियम है बेटा, यहाँ पे याद रखोगे दिस इज मीडियम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम है। कहोगे क्यों, तो होता क्या है, यहाँ पर से X को हटा के I आ गया, आपका अल्काइल आयोडाइड तैयार हो गया, और ये Na और ये X इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इस एसीटोन के कारण प्रेसिपिटेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो मीडियम का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। फिर से बोलो, हमने क्या कहा, यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज करना था, तो हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया जो मेनली क्लोराइड और ब्रोमाइड रहा होगा, उसको आप सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन रखोगे, तो Na, वर्ष देखना, यहाँ से Na और ये X अलग हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, Ri, ये जो आयोडीन था जाके इस हैलोजन से एक्सचेंज कर दिया। दिस इज नोन एज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कैसे याद रहेगा फिंकल-स्टीन रिएक्शन, कैसे बोलो, NaI in presence of dry acetone, NaI in presence of dry acetone, क्या बना मेरा, अल्काइल आयोडाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड by the halogen exchange reaction by reacting with another alkyl halide, mainly alkyl chloride and alkyl bromide, किसके साथ, NaI के साथ, मेरा क्या बना, अल्काइल आयोडाइड। दिस इज नोन एज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कुछ नहीं, यहाँ से क्लोरीन ब्रोमीन को हटा के कौन आ गया, आयोडीन, किसके साथ, NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। याद कैसे होगा, तो यहाँ देखो ट्रिक, तो फिंकल-स्टीन में Fi लिखा हुआ है, तो फिंकल-स्टीन में क्या बनता है, आयोडाइड। हम याद रख लो, हैलोजन एक्सचेंज है,
क्या बना, आयोडाइड। अब सोचो कैसे बना होगा, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके साथ रिएक्ट किया होगा, दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, इसको मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है मेटालिक फ्लोराइड किसका, स्वाट रिएक्शन का, हैलोजन एक्सचेंज यहाँ भी होगा। तो यहाँ भी क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है। जैसे ही मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज होगा, आपका बनेगा अल्काइल फ्लोराइड। और यहाँ पे चूंकि ये मेटालिक हैलाइड होता है, ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, यहाँ किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये मेटालिक इस हैलोजन के साथ निकल जाता है, ये खुद ही प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन जब बनता है, फ्लोराइड फॉर्म जो बनता है, दिस इज नोन एज स्वाट रिएक्शन, दिस इज नोन एज स्वाट रिएक्शन। ट्रिक कैसे याद रहेगा, तो ट्रिक याद रखना, तो स्वाट जो है एक स्पेशल फोर्स है, स्वाट हमने क्या कहा, स्पेशल फोर्स है, ऐसे याद रखो। स्वाट में F से क्या बना, फ्लोराइड, और S मेरा क्या है, एक तरह का ये स्वाट रिएक्शन है, क्योंकि एक स्पेशल फोर्स है, तो ऐसे याद रखोगे। स्वाट रिएक्शन में क्या बनता है मेरा, फ्लोराइड, SF। स्वाट रिएक्शन में क्या बना, फ्लोराइड। तो ट्रिक बेटा बनाने पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको याद करते हो। तो चलो फिर से एक बार रिवीजन करो, हमने क्या कहा, हैलोजन का एक्सचेंज कराना है, तो यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन डाला, तो NaX प्रेसिपिटेट कर गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, फॉर्मेशन किसका हुआ, अल्काइल आयोडाइड। ट्रिक बोलो, फिंकलस्टीन में क्या बना, अल्काइल आयोडाइड बाय द हैलोजन एक्सचेंज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन विद NaI। चलो अब अगर उसी अल्काइल हैलाइड को हम मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेरा बनता है अल्काइल फ्लोराइड, दिस इज नोन एज स्वाट रिएक्शन। डायरेक्ट आपका नाम पूछा हुआ डिफाइन करने के लिए दिया है, तो आपको कुछ नहीं, वहां पे रिएक्शन लिख देना है, और अपने वर्ड में अगर लिख सकते हो तो लिख देना, जितना भी मार्क्स होगा इजिली वो आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब एक आध क्वेश्चन है इसके प्रिपरेशन में, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन विद ऑफ अल्कोहल विथ HI। तो ये हम आपको अल्कोहल का जो रिएक्शन बताए थे, अल्कोहल को जब KI के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम H2SO4 या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, याद करो वहां पे हम लिए थे H3PO4। चलो क्यों नहीं लेते, याद रखना H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे एक टर्म लगा दो स्ट्रॉन्ग, जो क्या करेगा HI जो बीच में फॉर्म होगा, यहाँ पे जो HI KI को H2SO4 से रिएक्ट किए, ये HI जो बीच में बना, इस HI को ये फर्दर, चूंकि HI यहाँ पे देखो -1 में है आयोडाइड, और यहाँ पे 0 पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका जो ऑक्सीडेशन हुआ वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस H2SO4। क्यों, क्योंकि ये क्या किया, HI को H2 में बदल दिया, जो कि यहाँ पे कहता है विच प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI, ये I2 में कन्वर्ट कर दिया, वहां पे आयोडाइड के फॉर्म में नहीं रहने दिया, ड्यू टू ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट। यही कारण है कि H2SO4 को यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह कौन लेते हैं, H3PO4। तो कहता है ए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, H3PO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ H2SO4। क्लियर हुआ, H2SO4 क्यों नहीं यूज करते हैं, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहां पे जो HI बना होगा उसको आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा, वो आपका अल्कोहल से फिर फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपके एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन है आपको पहचाना मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट, मतलब कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखो ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये है मेरा एसोसिएट, तो हमने कहा था ये सब क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से Cl आएगा, इस OH माइनस को हटाएगा, क्या बन गया मेरा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये नाम लिखना सीखिए प्रोडक्ट के साथ। चलो अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ यूवी लाइट है और हीट है, तो क्या बनेगा यहाँ पे फ्री रेडिकल। कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, लेकिन ये वाला जो होगा ये आपका मेजर होगा। क्यों मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री होगा, यहाँ पे 1 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल मेजर होगा, तो ब्रोमीन भी आके यहीं जुड़ेगा, ये ब्रोमीन यहाँ से फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और यहाँ पे भी 2 डिग्री वाला पे जाकर के अटैक करेगा और आपका ये बनेगा। तो उसका नाम देखो, यहाँ स्टार्ट करो 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे ये वाला ग्रुप है पूरा। इस ग्रुप का चूंकि ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग है
तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते थे, यहाँ देखो 4-1 ब्रोमो इथाइल, यहाँ 1 2 कर दो तो 1 ब्रोमो और 2 कार्बन वाला इथाइल और नाइट्रोबेंजीन, ये वाला नाइट्रोबेंजीन। शायद क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस देखो जितना रिएक्शन लिखे हो सबको याद करो। ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता था, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा रेडिकल। तो ये मेरा 2 डिग्री यहाँ पे रेडिकल बनाएगा, तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बना। यहाँ पे अभी सीखे ये Cl बनाता है और ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, OH माइनस को हटा के Cl माइनस आएगा, तो ये बन गया हमारा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता है, याद रखो HCl के साथ इसको हम हीट किए, HCl के साथ इसको हम हीट करें, तो हमने आपको क्या सिखाया, HCl या HX के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ से ये आपका Cl माइनस निकलेगा। ये अल्कोहल है, कहोगे ये भी तो अल्कोहल है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए नहीं रिएक्ट करेगा क्योंकि इसका जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में होगा, तो रेजोनेंस में होगा इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये इजिली रिएक्ट कर जाएगा, ये OH, तो ये Cl जाकर के इस OH को रिप्लेस करेगा और यहाँ मेरा क्लोरीन लग गया। नाम बोलो 1 2 3 4। 4 पे कौन है, क्लोरोमिथाइल, और ये मेरा कौन था, फेनॉल। क्लियर है, करना कुछ नहीं है, बस चेक करो यहाँ से कौन निकला, Cl माइनस क्या करेगा, इस OH माइनस को रिप्लेस करके लग जाएगा अल्कोहल के साथ HCl का ट्रीटमेंट, जो इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 हमने पढ़ रखा है। क्या होता है ये आपका ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं HI के साथ। अब देखो यहाँ पे HI के साथ है ये मेरा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक प्रोबेबिलिटी है कार्बोकटायन यहाँ बने और एक प्रोबेबिलिटी है कि कार्बोकटायन यहाँ बने। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री होगा, ये वाला 2 डिग्री होगा। तो जब कार्बोकटायन ये ज्यादा स्टेबल होगा तो I माइनस यहाँ जुड़ेगा, I आपका यहाँ जुड़ गया और यहाँ पे आके कौन जुड़ा होगा, H। नाम लिख दीजिए 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया, यहाँ पे आयोडीन क्यों जुड़ा इस पाई बॉन्ड के टूटने के बाद, इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अभी पढ़े फिंकल स्टीन रिएक्शन, हेलोजन का एक्सचेंज होगा, इस ब्रोमीन को हटा के यहाँ पे ये आयोडीन आ जाएगा, आयोडोइथेन बना। फिर से देखो ब्रोमीन है, लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में इस अल्कीन पे ट्रीट हो रहा है। एक बात बताओ, हमने आपको पीछे पढ़ा रखा है इसके प्रिपरेशन में अलाइलिक हैलोजिनेशन, याद है, वहां पे सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे ही हैलोजन को रखोगे यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल कहाँ पे अटैक करेगा, अलाइलिक पोजीशन पे। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, अलाइलिक पोजीशन, तो अलाइलिक पोजीशन ये है और ये है, कहीं एक जगह बना दो, तो यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे बना दिए। तो इसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 और 3, नाम पर जाएगा 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। छोटा छोटा चीज दिमाग में रखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं SN1 SN2 का। कहता है which undergoes faster SN1 रिएक्शन। कुछ एक क्वेश्चन और भी थे जिसे हम ले रहे हैं। SN1 याद करो, SN1 में हमने आपको सिखाया था SN1 रिएक्टिविटी ये डिपेंड करता है किस पे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन हम R+ लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से जब Cl माइनस निकालोगे तो यहाँ कार्बोकटायन बना, ये कैसा बना, 3 डिग्री। यहां से Cl माइनस निकालोगे तो यहाँ पे यहाँ कार्बोकटायन बना, ये कैसा है, 2 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इसीलिए SN1 का रिएक्टिविटी इसका ज्यादा। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें देखो यहाँ बनेगा 2 डिग्री, ये निकालोगे तो ये बनेगा मेरा 1 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एक चीज हम आपको बताते हैं, सब लोग जैसे ही इसको लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं तो लोग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कन्वर्जन पे ज्यादा ध्यान देते हैं।
तो एक मतलब जितना क्वेश्चन आपका उधर न्यूमेरिकल पार्ट से रहता है, कन्वर्जन से रहता है, उतना छोटा छोटा फिजिकल प्रॉपर्टी से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको अच्छे से कर लो, बड़ा काम देगा। देखो सिंपल सा ये है कि कहीं भी मोलर मास बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, वो क्या होगा, गैस से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से सॉलिड में जाना चाहेगा। तो यही कारण है कि जो लोअर हैलो अल्केन्स होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम। तो ये गैसियस होता है कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये है क्लोरोफ्लोरोमीथेन, कहता है ये सब लोअर अल्केन है, ये सब क्या होता है, गैसियस स्टेट में रहता है, कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर। हाइयर अल्केन ये जनरली लिक्विड और सॉलिड होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसका मोलर मास बढ़ेगा। हेलो एरिन्स, एरिन्स कहने का मतलब वहां पे C6H5 तो ऑलरेडी आ गया, बेंजीन वाला ग्रुप आ गया, तो ये भी कैसा होगा, लिक्विड और सॉलिड होगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है। ठीक है। कलर देखो, प्योर फॉर्म जो होता है ये तो कलरलेस होता है, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड का फॉर्म जो होता है इस अल्काइल हैलाइड का, ये आपका कलर शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। चलिए, कुछ नहीं, छोटा छोटा प्रॉपर्टी है जिसको कि आपको देख लेना है। अब आइए, मेन है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये वैन डर वाल्स फोर्स पे मेनली डिपेंड क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट। और वैन डर वाल्स फोर्स पे जो जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे, यानी कि जिसका जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा हर बुक्स में मिलेगा, हर गाइड में मिलेगा। देखो यहाँ पे अल्काइल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आपको पता है कि जब इधर से इधर आते हैं तो अल्काइल ग्रुप तो सेम है, लेकिन मास बढ़ रहा है इस हैलोजन का, तो मास ऑफ हैलोजन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलो अल्केन डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। अब ये दूसरा पॉइंट है, यहां तक तो क्लियर हो गया। ये दूसरा पॉइंट है कि जब मेरा एक ही तरह का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग हो तो उसको हम आइसोमर कहते हैं, लेकिन जब उसमें ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि सरफेस एरिया घट जाता है। गौर से देखो यहाँ पे इस तीनों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 4 कार्बन होगा, 9 हाइड्रोजन होगा और 1 ब्रोमीन होगा। ठीक है। तो गौर से देखो, तो यहाँ पे एक लंबा सा लॉन्ग चेन, यहाँ पे एक ब्रांचिंग हुआ। तो अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, यहाँ पे आ गया। अब ये लॉन्ग चेन के बीच में आ गया तो थोड़ा सरफेस एरिया घटा। अब गौर से देखो, इसी कार्बन पे 3 और कार्बन है और 1 ब्रोमीन, तो इसकी सरफेस एरिया और घट गई। तो सरफेस एरिया घट जाने से गौर से देखो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ 375, 364, 346 घटता जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी आइसोमेरिक हैलो अल्केन मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग घटेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग घटेगा, जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग कम है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ब्रांचिंग बढ़ने से याद रखिएगा कि सरफेस एरिया घटता है, और सरफेस एरिया जितना घटेगा उसका इंट्रैक्शन कम होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वो छोटा सा चीज है बेटा, पर बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ देखिएगा, कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हैलोबेंजीन, मतलब जिसमें 2 हैलोजन लगा होगा, किस पे, बेंजीन पे, आर नियरली सेम। नियरली क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ देखो बॉइलिंग पॉइंट है 453, 446, 448, मतलब डाई हैलो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, पारा है, ये सब में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम। लेकिन कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ para isomers are high as compared to the ortho and meta isomer। ये ऐसा क्यों हुआ, कॉस देखना, दिस इज ortho, दिस इज मेटा, दिस इज para। इस पारा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो पारा डेरिवेटिव्स होता है, पारा आइसोमर होता है डाई हैलोजन प्रोडक्ट्स का बेंजीन पर, इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। गौर से देखो यहाँ पे 256, 249 और यहाँ 323, आखिर क्यों बढ़ गया, इसलिए बढ़ जाता है कि गौर से देखो इसमें सिमेट्री है। जैसे मान लो एक आपके पास टेढ़ा मेढ़ा ईंट है, ये जैसे ये ईंट इस तरह का है, ये ईंट इस तरह का है, और ये ईंट कैसा सीधा है, तो आपको इस ईंट से जब आप दीवार बनाओगे
वो दीवार क्या होगा, सीमेंट, मतलब अच्छे से जाके वो ईंट उसमें बैठेगा, यानी वहां पे जो पैकेजिंग होगा, उसका सॉलिड में जो पैकेजिंग होगा, इट इज ड्यू टू सिमेट्री और पारा आइसोमर इन क्रिस्टल लैटिस, उसका पैकेजिंग लैटिस में बहुत अच्छा होगा, और जितना ज्यादा पैकेजिंग हो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, पारा आइसोमर का। तो चलो फिर से बोलो, बॉइलिंग पॉइंट डाई हेलोबेंजीन का सबका नियरली सेम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पारा आइसोमर का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका सॉलिड स्टेट में पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है, इसका क्रिस्टल लैटिस अच्छा होता है, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी कहता है हेलो अल्केन्स आर इनसॉल्युबल, जनरली इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये पोलर सॉल्वेंट में जैसे बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहां नॉन होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 है, बेंजीन है, इसमें सॉल्युबल होता है। बट जब इसको चेक करोगे तो इसमें स्लाइट पोलैरिटी है, यहां पोलैरिटी होने के बावजूद भी ये पानी में इनसॉल्युबल। यही तो क्वेश्चन है, हमें अभी तक पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर, लेकिन ये जो पोलैरिटी है, कहता है पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। एक बात बताओ, पानी जब अपने में होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ कैसा चार्ज, माइनस। तो इस हाइड्रोजन पे फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे प्लस, फिर इस ऑक्सीजन पे कैसा है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ जो इंटरेक्शन होगा डाइपोल डाइपोल, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पानी में किसी को घुलने के लिए ये वाला बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो सिंपल सा चीज है, जब इस माइनस का अट्रैक्शन इस प्लस से इतना स्ट्रांग हो कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे, लेकिन यहाँ पे इतना चार्ज डेवलप नहीं करता है कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके, इसीलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होता। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। कहता है व्हेन Rx इंटरेक्ट विथ H2O मॉलिक्यूल, यानी ये Rx जो है ये पानी से इंटरेक्ट किया, less energy releases less energy which is not sufficient to break interatomic hydrogen bond between H2O molecule। ये जब इससे इंटरेक्ट किया, ये माइनस से इसके प्लस से इंटरेक्ट किया, यहाँ एनर्जी निकला, लेकिन इतना एनर्जी नहीं निकला कि इसकी एनर्जी को ब्रेक कर सके। तो ये पानी में तभी घुलता जब इसको तोड़ पाता, इसीलिए पानी में कैसा होता है, इनसॉल्युबल, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये कैसा होता है, सॉल्युबल। क्लियर है? पोलर होने के बावजूद भी पानी में नहीं घुला, क्यों नहीं घुला? क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जो कि पानी पानी के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन। फर्स्ट देखो, यहाँ पे एक था मेरा ब्रोमोफॉर्म, तो CH3, एक है मेरा डाइक्लोरोमीथेन, सबको लिख दी। कौन देखो, तो इधर से इधर आ रहा है, तो मोलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। सिंपल सा है। यहाँ देखो, इसमें देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अगर स्ट्रक्चर देखोगे, आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब यहाँ पे लगा है 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये है मेरा 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ऑफकोर्स ये तो 4 कार्बन का हो गया, तो इसका मोलर मास ज्यादा है, तो ये ज्यादा होगा। ये इन दोनों में जब कंपेयर करोगे तो इसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो वही हम दिखाए, इधर से इधर जब गए तो ब्रांचिंग चूंकि घट गया है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ेगा, और यहाँ मोलर मास बढ़ा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्कीन। ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये हमने SN1 SN2 भी पढ़ा था। SN1 SN2 में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो न्यूक्लियोफाइल आता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस X को क्या करता था, हटा देता था। एक न्यूक्लियोफाइल हटा
तो वो बन गया लिविंग ग्रुप। और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके वहां बैठ गया, तो क्या किया, एक प्लेयर आया दूसरे प्लेयर को हटा दिया, तो इसको क्या कहते थे, सब्स्टिट्यूशन। किसका हुआ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए आपके एनसीईआरटी में जितना भी रिएक्शन दिया गया, हम सारा रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया और एकदम ढंग से समझिएगा। अभी अभी बोले एक्स मेरा एक न्यूक्लियोफाइल है, KOH, न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, OH। एक्स को हटा के OH आ गया, क्या बन गया, अल्कोहल। पानी से रिएक्ट करा, फिर आएगा OH माइनस, फिर क्या बन गया, अल्कोहल। NaOR, NaOR, इससे रिएक्ट कराओगे, Na प्लस हटा, OR माइनस, ये आके जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा मेरा ईथर, ये बना मेरा ईथर। NaI, I माइनस आएगा, क्या बन जाएगा, Ri। अभी अभी हमने पढ़ा था हैलोजन एक्सचेंज में फिंकल-स्टीन रिएक्शन, अल्काइल आयोडाइड। NH3 से NH2 माइनस आएगा न्यूक्लियोफाइल, क्या बन जाएगा, RNH2 प्राइमरी एमीन। KCN से कौन बना, KCN से साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, और AgCN से अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये कैसे हो गया, इसका मैकेनिज्म हम लोग अलग से देखेंगे। ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन आप लोग के 12th का एग्जाम्स का है। फिर देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, KNO2 से ये बनता है अल्काइल नाइट्राइल, और AgNO2 से बनता है नाइट्रो अल्केन। तो इस चार का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, इससे क्वेश्चन है और ये सोचने वाला चीज है। बाकी सब में कुछ नहीं है, बाकी सब में क्या है, X माइनस हटाओ, और यहां से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से क्या बनेगा, Ag प्लस हटेगा तो RCO माइनस, ये आके जुड़ा, तो ये बन गया मेरा ईस्टर। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड से H माइनस जनरेट होता है, तो इसको X माइनस को हटा के लगा दो, क्या बन गया मेरा अल्केन। ये है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ से आपका टूट के बना R माइनस, चूंकि Mg पे प्लस होगा, R पे माइनस होगा, ये जाके इस R से जुड़ेगा, तो मेरा हाइयर अल्केन एक हाइड्रोकार्बन बनेगा। करना कुछ नहीं है, देखो लंबा चौड़ा रिएक्शन है, आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉपी पेन पे आप एक काम करो, कॉपी पेन पे सबको राइट डाउन करो, सबको राइट डाउन करो, और जितना सारा का सारा जितना भी एनसीईआरटी में हमने सबको एक तरफ से ले लिया है, और ये चार जो है, ये चार है जिसमें समझना है, हम आपको समझाते हैं कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम अल्काइल हैलाइड को KCN के साथ ट्रीट किए थे तो मेरा RCN साइनाइड बना था, AgCN के साथ ट्रीट किए तो आइसोसाइनाइड। आखिर ऐसा क्या हुआ, देखिए KCN मेरा प्रीडोमिनेंटली, इसको लिखना था टर्म प्रीडोमिनेंटली, कैसा होता है, आयनिक। कहने का मतलब ये आयनिक है, तो यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, यहाँ पे होगा आपका कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। अब जब कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ तो यहाँ पे क्या बना, Cn माइनस। Cn माइनस को गौर से देखोगे तो जब ये इस तरह से टूटता है तो C पे भी यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे लोन पेयर है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें दोनों तरह से कैपेसिटी होती है ये डोनेट करने का। ये आपका C भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और N भी डोनेट कर सकता है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे दूसरा, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोर्स देखो तो होगा क्या, कोर्स देखो ये इस नाइट्रोजन पे एक यहाँ से एक काम करो, उसको मैं दिखाता हूँ। याद देखो यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ के यहाँ ले, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और ये अपना निगेटिव चार्ज चूंकि यहाँ दे दिया तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इस पर से खत्म हो गया और वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया। तो ये नाइट्रोजन भी आपका डोनेट कर सकता है और ये कार्बन भी डोनेट कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, दो मुहा सांप जिसे कहते हैं वैसे ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी दोनों तरफ से, दिस इज कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सोचना, दो मुहा सांप एक बार में एक ही अटैक करेगा लेकिन कैपेसिटी है दोनों तरफ से डोनेट करने का, ठीक है। तो कहता है कि तो यहाँ C क्यों डोनेट किया, C क्यों डोनेट किया, यहाँ देखो ये कौन है, R मतलब कार्बन। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ से।
यही कारण है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है, और जब कार्बन से कार्बन जुड़ेगा तो मेरा क्या बनेगा, अल्काइल साइनाइड फॉर्म्ड विद KCN। फिर से सुनो, KCN में कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ था, क्या बना था, CN-। ठीक है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा, कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, उसको वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है। एनर्जी ज्यादा रिलीज होने के कारण यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, साइनाइड। यानी ये आयनिक था, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ था, क्या बना मेरा, आयनिक, मतलब आयनिक होने के कारण बना अल्काइल साइनाइड। शायद ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब AgCN का कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ देखिए AgCN के साथ क्या होगा, AgCN मेरा कोवैलेंट नेचर का होता है, तो आयोनाइजेशन का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये कोवैलेंट है, कोई आयोनाइजेशन में नहीं जाएगा, तो ये तो जस का तस पड़ा रहेगा। अब ये अटैक करेगा कहाँ पे, चूंकि रिएक्ट करा रहे हैं किसे, अल्काइल हैलाइड से, तो देखो तो कार्बन के पास अटैक करने के लिए कुछ नहीं है, अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन। कोर्स देखना, नाइट्रोजन जैसे ही अटैक करेगा तो ये चूंकि यहाँ पे अभी कोई चार्ज था नहीं, हल्का सा पोलराइजेशन हुआ था, इस लोन पेयर के कारण ये पूरी तरह से टूट गया। फिर से देखना, हम बगल से बना रहे, हुआ क्या, ये मेरा AgC ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे मेरा RX, ठीक है। इस लोन पेयर के कारण ये X- टूट के चला गया, और जब X- टूट के गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस N पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, N पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, ठीक है। वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल ये X- इस Ag+ से रिएक्ट कर लेगा, Ag वाला अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, सोचो यहां से कौन निकल गया, AgX, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और R, तो R गौर से देखो किससे जुड़ा हुआ है, N से, यही तो है मेरा RNC। फिर से देखो, N पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। हमने आपको कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था, हमने आपको सिखा रखा है कि जो डोनर होता है, डोनर पे पॉजिटिव दिखाते हैं और एक्सेप्टर पे निगेटिव, यानी ये है मेरा अल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर से देखना, डोनर पे पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे निगेटिव, तो ये साइन किसका हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। क्लियर है, वही हमने यहाँ दिखाया, उसको इस तरह से दिखा दिया और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा दिया, ये क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर से सुनिएगा सब लोग, AgCN आइसोसाइनाइड क्यों बना है, क्यों, तो रीजन एक लिखना होगा, तो ये कैसा है, कोवैलेंट। यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा तो अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन। वहां आयोनाइजेशन हुआ था तो अटैक कौन किया था, कार्बन। क्यों अटैक किया था, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। तो एकदम याद रखिए, KCN के साथ साइनाइड और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है, 2 बार देखिए बेटा वीडियो को, लेकिन जैसा हम आपको बता दे रहे हैं 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। और हाँ, एक चीज, मैं सारा चीज पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं बहुत 1 महीने से ऊपर से मैं अपलोड नहीं किया था वीडियो, बट मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी भी। मैं कोशिश करूंगा तो दिसंबर तक सारा चीज हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग देखते हैं मेंटलिटी, आप लोग बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हो, पेशेंस नहीं खोना, लगे रहो, सारा चीज कर देंगे, सारा चीज कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अल्काइल हैलाइड है, फिर यहाँ देखो KNO2 के साथ ट्रीट किए तो अल्काइल नाइट्राइल बना, और AgNO2 के साथ ट्रीट किए तो नाइट्रो अल्केन। ऐसा क्यों, फिर वही एक्सप्लेनेशन, KNO2 कैसा है, आयनिक, कैसा होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ तो K+ और ऐसे मान लो कि नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे NO2 पे माइनस, ठीक है, मान लो। लेकिन एक बात बताओ, किसका ताकत ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो किस पे होगा, ऑक्सीजन पे। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। यही कारण है कि ऑक्सीजन एटम कैरीज निगेटिव चार्ज एंड फॉर्म्स अल्काइल नाइट्राइल। ये इससे अटैक करेगा और यहाँ पे RONO बनेगा बेटा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, RONO बनेगा। ये क्या बना मेरा,
नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल, किसके साथ? KNO2 के साथ। ये क्वेश्चन अभी तक अनटच्ड है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, चलो फिर से सुनो, क्या कहा मैंने। देखो, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ तो ऑफ कोर्स ये यहाँ से NO2 टूटा होगा, कहोगे सर ऐसे दिखाते हैं NO2 माइनस, एकदम दिखाओ, लेकिन किसका ताकत ज्यादा? ऑक्सीजन का ताकत नाइट्रोजन से ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो यही कारण है कि ऑक्सीजन यहाँ का जो होगा उस इस R प्लस पे अटैक करेगा और ये मेरा बना लेगा RONO, NO2 नहीं, एक ऑक्सीजन तो इधर आ गया, RONO। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं AgNO2 पर। देखो AgNO2 कैसा नेचर का है? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट है तो यहाँ पे आयनाइजेशन होगा नहीं, नॉन आयनाइजेबल स्टेट पे रहेगा, नो आयनाइजेशन। तो कहता है कि अब जब यहाँ पे आयनाइजेशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन तो यहाँ तो कोवैलेंटली बॉन्डेड, फ्री कौन है? लोन पेयर किसका? इसका कह सकते हो नाइट्रोजन, या फिर कह सकते हो नाइट्रोजन यहाँ पे फ्री है। कह सकते हो कि ऑक्सीजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू Ag, ये तो फ्री है नहीं। नाइट्रोजन भी कोवैलेंटली बॉन्डेड, बट नाइट्रोजन का जो पोजीशन हुआ, चूंकि ऑक्सीजन चूंकि यहाँ बॉन्डेड स्टेट में है, तो अब दूसरा एटम है कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कहता है फ्री टू फॉर्म बॉन्ड, सो इट फॉर्म्स नाइट्रोअल्केन। फिर से सुनना, कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ हुआ नहीं, ऑक्सीजन कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन जब बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। यहाँ देख लो, ऑक्सीजन ने अटैक करके कौन अटैक किया? नाइट्रोजन। यहाँ से X माइनस निकला, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। ठीक है, ये Ag अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, जैसे ही Ag अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, सोचना, ध्यान देना, इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? माइनस N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ कह सकते हो R। इसी को हम यहाँ दिखाएं, R, N पे कैसा चार्ज है? प्लस, इस ऑक्सीजन पे कैसा है? माइनस। तो इस पे प्लस है, इस पे माइनस, ये एक्चुअल में क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको कि हम लोग ऐसे दिखाते हैं RNO2 के फॉर्म में। तो यहाँ क्या बना? नाइट्रोअल्केन। तो याद करो, KNO2 के साथ अल्काइल नाइट्राइल और AgNO2 के साथ नाइट्रोअल्केन। कंसेप्ट वही है, KNO2 आयनिक है, वहां डिसोसिएशन हुआ, अटैक ऑक्सीजन करेगा, AgNO2 आयनिक नहीं है, कोवैलेंट नहीं है, अटैक नाइट्रोजन करेगा। क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए यहां से है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन का मतलब समझो, कोई ग्रुप या एटम को इलिमिनेट कर दे, यानी वहां से हटा दो, आर इलिमिनेटेड कंप्लीटली। अगर हम किसी चीज को अगर हम हटा दें, दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से H हटाए, यहाँ से X हटा दिए, तो HX जब हटा दोगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? अल्कीन। कंप्लीटली किसी चीज को वहां से रिमूव कर दिए। तो देखो ये होता कैसे, क्या देखो, यहाँ जहां पे हेलोजन अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन एटम, उसके बगल वाला बीटा कार्बन एटम। तो बीटा कार्बन एटम गौर से देखना, ये स्लाइटली एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हेलोजन। क्यों? हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो होगा क्या, ये जो बीटा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन होगा, सारे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। तो ये कैसा हो गया मेरा? एसिडिक। कौन? बीटा हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हेलोजन। तो ये बीटा हाइड्रोजन एटम जब मेरा एसिडिक हो गया, उसको तुम किसी भी अल्कोहलिक बेस के साथ जब ट्रीट कराओगे, तो ये बेस क्या करेगा? इस H प्लस को लेके चला गया, तो H प्लस को लेके गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसा हो? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा माइनस। ये X अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तो यहाँ कैसा हो जाएगा? प्लस। ये माइनस और ये प्लस मिलके यहाँ क्या बना लिया? पाई बॉन्ड। क्या बना लिया? पाई बॉन्ड। और यहाँ से कौन निकल गया? ये वाला H2O निकल गया। ये X माइनस, फिर से यहाँ से H प्लस लेके क्या अपना लेगा? अपना HX अलग हो जाएगा। कहने का मतलब समझना, इस इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या हुआ? इस इलिमिनेशन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड, एक और एक, ये दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और एक यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बन रहा है।
तो ये क्या हुआ, यहां से H निकला और यहां से X, HX का निकलना, रिमूवल ऑफ HX इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। चूंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला था, दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन, एज एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट रिएक्शन। यही कारण है कि सो OH एक्ट एज बेस नॉट न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन पूछा गया कि OH माइनस क्यों इस X माइनस को हटा के खुद जुड़ गया। तो याद रखना, यहाँ पे चूंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन था और ये चूंकि बेस की तरफ बिहेव कर रहा था, एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने नहीं देता। तो सिंपल है, अल्कोहलिक बेस में जब हम अल्काइल हैलाइड को डालते हैं तो HX निकल जाता है, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन, और मेरा क्या बनता है, अल्कीन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म वगैरह बहुत कुछ पढ़ना है, जहां जैसे जैसे पढ़ना वैसे वैसे हम बताएंगे, जितना जरूरत होगा उतना ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा बताने से लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है। चलिए यहाँ पे एलिमिनेशन किस तरह से पॉसिबल है। जैसे मान लो यहाँ मेरा हैलोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है, अल्कोहलिक बेस डाले या NaNH2 डाले, ये भी सोडामाइड जो होता है ये भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। गौर से देखना, अगर ये यहां से इस वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालता है तो मेरा बनेगा 2 पेंटीन, और अगर इस कार्बन से निकालता है तो क्या बनेगा, 1 पेंटीन। यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, और ध्यान देना, इससे अगर निकाला तो यहाँ 1 पेंटीन, और इससे अगर निकाला तो 2 पेंटीन, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना। अब पूछता है कौन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है, तो ये वाला 2 पेंटीन ज्यादा है और ये 1 पेंटीन मेरा कम स्टेबल। आखिर ऐसा क्यों? देखो, अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हम आपको हाइपर कन्वल्यूशन पढ़ा चुके हैं। तो गौर से देखो, तो हाइपर कन्वल्यूशन में क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पाई है, पाई के बगल वाला कार्बन ये है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, तो इस पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ देखो, ये पाई है तो इस पाई के बगल वाला ये एक अल्फा कार्बन और ये एक अल्फा कार्बन, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, टोटल कितना हो गया, 5। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। यही कारण है कि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। यही है शेड्जर्स रूल। शेड्जर्स रूल क्या कहता है, अल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज मोर स्टेबल, दिस इज नोन एज शेड्जर्स रूल या सैट-सेप्स रूल भी कहते हैं। सैट-सेप्स प्रोडक्ट भी कहते हैं या शेड्जर्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये आपका चूंकि टर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए याद रखिएगा, दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। व्हाई बीटा एलिमिनेशन? क्योंकि ये जहां पे हैलोजन जिस कार्बन पे उसको हम क्या कहें, अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को क्या कहें, बीटा। तो या तो इस बीटा कार्बन से लिया या तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लिया, सो दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। या नहीं तो कहीं कहीं बुक में देखोगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अब अगले क्लास में इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फर्दर और भी चीज देखेंगे और क्वेश्चंस लेते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। और एक चीज, जैसे ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 1 से 2 दिन में मैं आपको टोटल का टोटल जीओसी उधर अपडेट कर रहा हूँ, तो काइंडली उधर जीओसी भी काइंडली देख लीजिएगा ताकि आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है। ओके, थैंक यू।